हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर के ठोस यांत्रिकी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के परीक्षा उपयोगी प्रश्न। और आज का यह मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का मैराथन आपको पेपर में इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको बैक का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। इस वीडियो को आप देख करके जाइएगा। आप जाएंगे पेपर देने के लिए और जब उधर से आएंगे तो आपके चेहरे पर एक नई मुस्कान होगी, क्योंकि इस वीडियो में इतना कंटेंट दिया हुआ है कि यहाँ से पेपर आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो चलिए आज का यह मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का मैराथन स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर ठोस यांत्रिकी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और यह सेशन मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर, पॉलिटेक्निक के लिए अनुप्रयुक्त यांत्रिकी स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स, और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए ठोस यांत्रिकी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। दोनों सब्जेक्ट के जो कंटेंट हैं वो सेम है, केवल नाम चेंज है। तो दोनों के लिए ही ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, सिविल और मैकेनिकल सेकेंड ईयर के लिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। समय 2.5 घंटे होगा। आपका जो पेपर है यूनिवर्सिटी का, उसका समय 2.5 घंटे होगा और पूर्णांक 50 नंबर का। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर, इनमें अच्छा को स्कोर कर पाएंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लासेस। आइए देखते हैं सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और हमारे अनुभव के आधार पर नए क्वेश्चंस जो बन सकते हैं पेपर में। तो चलिए, कह रहा है कि पॉइजन अनुपात, इसको परिभाषित करना है। पॉइजन अनुपात क्या होता है? तो प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंदर अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं, और इसे हम 1/m से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिए, पॉइजन अनुपात का मान -1 से 0.5 तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि -1 और 0.5 के बीच कुछ भी हो सकता है। यह स्थिरांक वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। पॉइजन अनुपात जो कांस्टेंट एक स्थिरांक है, नियतांक है, वह वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है, और इसकी वैल्यू का आप याद रखिएगा, -1 से 0.5 के बीच कुछ भी हो सकती है। बात करते हैं आयतन मापांक की। आयतन मापांक क्या होता है? यदि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी अवयव पर परस्पर लंब दिशाओं में समान मान तथा प्रकृति के 3 बल लगे हुए हों तो इनसे उत्पन्न सीधे प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। यानी सीधा मतलब है कि सीधे प्रतिबल और आयतन विकृति के जो अनुपात हैं उसी को हम आयतन मापांक कहते हैं, और इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, पॉइजन अनुपात अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, इसको हम 1/m से प्रदर्शित करते हैं, और आयतन मापांक जो होता है उसको K से डिनोट करते हैं, और सीधा प्रतिबल और आयतन विकृति का रेशो होता है, अनुपात होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात करें तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु पर अक्षीय बल लगाने से उत्पन्न सीधे प्रतिबल तथा लंबाई में विकृति के अनुपात के प्रत्यास्था गुणांक या यंग गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु पर अक्षीय बल लगाने से उत्पन्न सीधे प्रतिबल तथा लंबाई में विकृति के अनुपात होता है।
इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तो ई इक्वल टू सीधा प्रतिबल अपन लंबाई में विकृति, प्रतिबल को हम लिखते हैं पी से, और लंबाई में वृद्धि जो विकृति है वो होती है स्मॉल ई, या हम एप्सिलॉन से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो E इक्वल टू पी अपॉन ई हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपसे मालूम कर सकता है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक को परिभाषित कीजिए, आयतन मापांक को परिभाषित कीजिए, पॉइजन अनुपात को बताइएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन मालूम करता है, तो तीनों को आप अच्छी तरह याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे मालूम कर सकता है कि बल आघूर्ण क्या है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, या फिर बोल सकते हैं टॉर्क। तो आपसे अगर पूछे कि बल आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तो आप कहेंगे कि किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने के प्रभाव यानी कि टर्निंग इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, उस बल का घूर्णन या फिर बल घूर्ण कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, उस बाह्य बल द्वारा यानी कि कोई वस्तु है तो उसे बाह्य बल द्वारा किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने का जो प्रभाव है उसी को क्या कहते हैं, बल का आघूर्ण कहते हैं या फिर बल आघूर्ण कहते हैं, और इसको हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं एक वस्तु दिखाई गई है और इसका जो अक्ष है हमने यहाँ पर माना हुआ है। तो एक पॉइंट है यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग ये बल लगा हुआ है और इसको ये इस साइड में घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये जो O है ये इस तरीके से ये एक्सिस है और यहाँ से ये इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है ये बल। तो इस अक्ष के परितः घुमाने की इसको कोशिश कर रहा है। तो टॉ इक्वल टू बल इंटू बल से जो बिंदु से बल की लंबवत दूरी है उसकी मल्टीप्लाई हम बल से करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा x है तो ये f है और इससे लंबवत दूरी कितनी है r। तो बल के उसके लंबवत दूरी से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, बल आघूर्ण मिल जाता है। तो टॉ इक्वल टू f इंटू आर, और मात्रक याद रखिएगा न्यूटन मीटर होता है। ये कुछ नोट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। यदि वस्तु एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो टॉ पॉजिटिव होगा, और यदि वस्तु क्लॉकवाइज घूमती है तो टॉ कैसा होगा, निगेटिव। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसका बीमेय सूत्र क्या होता है, ml² t-2। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बलाघूर्ण का दैनिक जीवन में प्रभाव लिखिए। बलाघूर्ण का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है लिखिए, या फिर प्रकाश डालिए, टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपको लिखना है, जो घरों में दरवाजे होते हैं, किवाड़ होते हैं, उन पर हैंडल या कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। गेहूं आदि पीसने की घरेलू चक्की में हत्था हैंडल परिधि के पास या फिर केंद्र से दूर होता है ताकि चलाने के लिए कंबल लगाना पड़े। पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। ये सभी जो है बलाघूर्ण के दैनिक जीवन में उपयोग हैं, प्रभाव हैं। इन्हीं के कारण जो है इनको घरेलू चीज़ों में उपयोग किया जाता है और इस तरीके से उपयोग किया जाता है। बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण के बारे में आपसे क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि जड़त्व आघूर्ण से क्वेश्चन बनता ही है। तो सरल रेखीय समान गति में न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने को एक विशेष गुण होता है। ठीक है, फिर से देखिए, सरल रेखीय समान गति के न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अपनी अवस्था परिवर्तन करने का विरोध करने का, यानी कि अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का एक विशेष गुण होता है। तो उसी गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, जो अपनी अवस्था को परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो रेखीय गति में जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दें तो उसका जड़त्व भी बढ़ जाता है। घूर्णन गति में कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर जिस कोणीय वेग से घूम रही है वह उसी वेग से उसी दिशा में घूमते रहना पसंद करेगी। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वह उसी दिशा में घूमती रहेगी। बलयुग्म लगाए जाने पर वस्तु अपने घूर्णन जड़त्व के कारण उस बाह्य बलयुग्म का विरोध करती है और अपनी प्रारंभिक अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। तो इस घूर्णन जड़त्व को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। यानी कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो वस्तु खुद से उसका क्या करेगी, विरोध करेगी और पहले जैसी अवस्था में आने का प्रयास करेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। रेखीय गति में जो महत्व जड़त्व का है, कोणीय गति में जड़त्व
आघूर्ण का, यानी कि रेखीय गति में जड़त्व का जो भी महत्व है वही कोणीय गति में जड़त्व आघूर्ण का महत्व हो जाता है, सेम है। और इसका फॉर्मूला होता है I = mr², और किसके लिए? कण के लिए। वस्तु के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण वस्तु के द्रव्यमान एवं उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण वस्तु के लिए क्या हो जाएगा? I = सिग्मा mr², और यूनिट हम देख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है। v में सूत्र की बात करें तो ml² T0, और यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि। यह एक सदिश राशि नहीं है और न ही अदिश राशि है, यह कैसी राशि है? प्रदिश राशि है। ठीक है, ना तो यह सदिश है और न ही यह अदिश है, यह एक प्रदिश राशि है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एक तो फॉर्मूला है I = सिग्मा mr², यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, v में सूत्र है ml² T0, और एक बात है इंपॉर्टेंट जो है, सदिश राशि नहीं है और न ही यह अदिश राशि है, यह कैसी राशि है? यह प्रदिश राशि है, जड़त्व आघूर्ण। क्लियर? चलिए, अब जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता जड़त्व आघूर्ण के किस किस बातों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले देखें तो वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करेगा, और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वस्तु के सामान्य द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। नोट पॉइंट में देखा जाए तो द्रव्यमान के अक्ष से दूर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान बढ़ेगा, और द्रव्यमान अक्ष के पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान क्या होता है? घटता है। अब आपसे मालूम कर सकता है कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी जो प्रमेय हैं उनको बताइएगा, या आपको नाम दे देगा कि समांतर अक्षों के प्रमेय लिखिए या अभिलंब अक्षों के प्रमेय लिखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा। तो चलिए देखते हैं जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रथम प्रमेय जो है समांतर अक्षों के प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के समांतर अक्ष के, ठीक है, देखिए फिर से सुन लीजिए कि किसी पिंड का जो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है वह पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के समांतर और अक्ष के सापेक्ष पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा उसके द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की जो दूरी है r, उसके वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि IAB = ICM + MD²। क्लियर? अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो यहाँ पर देखा गया है कि एक फिगर है और माना कि पिंड में एक कण P है, ये एक पिंड है, उसमें एक कण क्या मान लिया गया है? P है, तथा अक्ष EF से इसकी दूरी कितनी है? R है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस कण का घूर्णन अक्ष EF के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण बनेगा वो mr² बनेगा। तो संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या बनेगा? संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण EF के सापेक्ष ICM = सिग्मा mr² हम बोलेंगे। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि तथा कण जो P है उसका घूर्णन अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? अब AB के सापेक्ष में क्या करेंगे कि यहाँ से कण तक की दूरी अब बढ़ गई है, जो R है वो R + D हो गई है, D भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब की जगह पर mr² था और इसीलिए हम क्या कर देंगे R + D का होल स्क्वायर। तो संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है वही सिग्मा m R + D²। R + D² को ओपन करेंगे, ओपन करने पर हमें मिलता है सिग्मा mr² + सिग्मा md² + सिग्मा 2mrd। और D क्या है? एक नियतांक है, तो P को इससे जो D है ये D है, तो D को जो है इससे सिग्मा से बाहर ले जाएंगे, तो बाहर लेने पर इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। और IAB = ICM D²m, क्योंकि जो हमारे पास सिग्मा m है उसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं, संपूर्ण पिंड का भार। द्रव्यमान के सापेक्ष सिग्मा mr = क्या होगा? वो 0 होगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगी और सिग्मा m जो है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल M। तो हम कह सकते हैं कि IAB = ICM + MD²। क्लियर?
और अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व होता है आई इक्वल टू, हम यहाँ पर करते हैं आई जी और प्लस ए एच स्क्वायर। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लिखते हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्लियर। चलिए अब आपसे सीधा क्वेश्चन मालूम करता है कि किसी कॉलम का तन्यतानुपात एवं सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको समझाइएगा, आयलर का सूत्र भी लिखिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि सरलतापूर्वक आप कैसे इसको लिखेंगे। तो तन्यतानुपात जो है वो होता है सिलेंडरनेस रेशो, और वह क्या होता है कि किसी कॉलम की वास्तविक लंबाई यानी कि इफेक्टिव लेंथ जो L है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र CG पर न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या जो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन K होती है, उसके अनुपात को तन्यता अनुपात कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तन्यता अनुपात सिलेंडरनेस रेशो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो SR से लिख सकते हैं। वो क्या होता है, वास्तविक लंबाई यानी कि इफेक्टिव लेंथ अपॉन घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेशन के रेशो के बराबर होती है। तो तन्यता अनुपात मुख्यतः कॉलम की लंबाई एवं न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या पर निर्भर करती है, और तन्यता अनुपात का जो मान है लंबाई के बढ़ने पर तथा घूर्णन त्रिज्या के घटने पर बढ़ता है। कॉलम का सामर्थ्य बात करें यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, तो कॉलम के सामर्थ्य तन्यता अनुपात L/K के मान पर निर्भर करती है, और तन्यता अनुपात अधिक होने पर कॉलम की संपीड़न भार सहने की जो सामर्थ्य है वो कम हो जाती है तथा अपनी पूर्व स्थिति में विक्षेपित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और कॉलम की सामर्थ्य उसके सिरों की स्थिति पर भी निर्भर करेगी। तो आयलर का सूत्र हम लिखें तो PE इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर होता है, जहाँ E जो है वो कॉलम के पदार्थ का यंग मापांक है और I कॉलम के अनुप्रस्थ काट का न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण है, जो IXX और IYY एक्सिस पर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा कि पदार्थों के विभिन्न यांत्रिक गुणों के नाम लिखिए और संक्षेप में फटीग सामर्थ्य की व्याख्या करें। तो फटीग सामर्थ्य ही नहीं, इसमें कोई भी आपको एक डेफिनेशन मालूम कर सकता है और आपको लिखने को कह सकता है। तो देखिए पदार्थों के यांत्रिक गुणों में पदार्थों के कौन कौन से अवस्थाएं आती हैं। एक तो सामर्थ्य, तन्यता, कठोरता, दृढ़ता, प्रत्यास्था, भंगुरता, आघात वर्धनीयता, श्रांत, अप्रत्यास्थता, नम्यता, कुट्यता और विसर्पण, ये पदार्थ के गुण हैं। और इसी में एक आता है फटीग सामर्थ्य। तो फटीग सामर्थ्य को हम व्याख्या करके बताते हैं कि फटीग सामर्थ्य पर वह अधिक प्रतिबल है, वह अधिकतम प्रतिबल है जो किसी बदलते हुए भार की निश्चित साइकिलों के लिए लगाया जाता है, यानी कि जो भार बदल रहा है उसके एक निश्चित साइकिलों के लिए लगाया जाता है। फटीग सामर्थ्य वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। इनको एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ से केवल इनको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगर ऐसा है तो जैसे जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आप कीजिएगा। चलिए इनको एक एक करके आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक वर्गाकार अनुभाग 20 mm इंटू 20 mm की छड़ पर 100 किलोन्यूटन के एक संपीड़न भार लगाता है, तो 50 mm की लंबाई विरूपण की गणना करें। और E इक्वल टू दिया हुआ है 214 प्लस 10 की पावर 8 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले एरिया दिया हुआ है जो है 20 इंटू 20 mm, तो हम इसको निकालेंगे तो 400 mm स्क्वायर हो जाएगा। और L हमें दिया हुआ है 50 mm, और यहाँ से P दिया हुआ है 100 किलोन्यूटन, जिसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन। तो E इक्वल टू 214 इंटू 10 की घात 8 किलोन्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सब mm में लिखे हुए हैं, तो mm में करने के लिए जो मीटर स्क्वायर है वो 10 की घात 6 आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर देखिए यहाँ पर जो E की वैल्यू है वो है 2.14 इंटू 10⁸। तो 2.14 इंटू 10⁸ और किलो न्यूटन है तो किलो को हटाएंगे 10�3 लगाएंगे। नीचे मीटर स्क्वायर है तो उसको mm में कन्वर्ट करेंगे, तो mm स्क्वायर में 10 की घात 6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.14 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमें पता है कि डेल L इक्वल टू PL अपॉन AI होता है। हम इसमें वैल्यू रख देंगे, P की वैल्यू रखेंगे, L की वैल्यू, A की वैल्यू और E की वैल्यू रखने पर सॉल्व करेंगे तो 0.058 mm आएगा। तो जो
लंबाई में विरूपण हुआ है वो कितना है, 0.058 mm। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी में आप कोई भी इसका जो डायमेंशन दी हुई है वो गलत ना करें। पहले mm में या सेंटीमीटर में किसी एक पैरामीटर में इसको कन्वर्ट कर लें, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करें, आपकी गलती नहीं होगी। न्यूमेरिकल पोर्शन में अपनी एक्यूरेसी को बनाए रखें, और ये एक्यूरेसी केवल आपकी प्रैक्टिस से बन सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, तभी आप न्यूमेरिकल को सही तरीके से कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल से जुड़ करके आगे भी आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनमें हम आपकी हेल्प कर सकें। तो चलिएगा नेक्स्ट वो आपसे मालूम करता है कि पदार्थों के गुण। हमने आपसे बताया था कि एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हम उन्हीं को करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो बोलते हैं कि किसी बॉडी में एक्सटर्नल लोड सहन करने की वह अधिकतम क्षमता जिससे वह टूटती है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोड वह सहन कर ले उसी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की स्ट्रेंथ कहते हैं। बात करते हैं कठोरता यानी कि हार्डनेस के बारे में। तो हार्डनेस क्या होती है, किसी मटेरियल पर किसी अन्य हार्ड मटेरियल द्वारा स्क्रैचिंग और वियर का प्रतिरोध करने का गुण जो होता है वह मटेरियल की हार्डनेस कहलाता है। मटेरियल को गर्म करने पर उसकी कठोरता कम हो जाती है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक कठोरता पदार्थ कौन सा है, हीरा और काट आते हैं। ठीक है, सबसे अधिक कठोर पदार्थ में हीरा और काट आते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो हम इंग्लिश में अगर देखना चाहें तो ही इज द एबिलिटी टू विदस्टैंड सरफेस इंडेंटेशन एंड स्क्रैचिंग। यह हम कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ड्यू टू रेजिस्ट द पेनिट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, आप याद रखिएगा। डक्टिलिटी यानी कि जिसको बोलते हैं तन्यता, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट अलाउ इट टू डिफॉर्म ए मेक इनटू थिन वायर अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड प्लास्टिलिटी। ठीक है, तो प्लास्टिकली इस तरीके से हम कह सकते हैं। या एक अदर डेफिनेशन दी हुई है कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू डिफॉर्म लॉन्गिट्यूडनली अंडर टेंसाइल लोड। ठीक है, एक डेफिनेशन और देख लीजिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच कैन डाउन इनटू द थिन वायर विदाउट एनी रप्चर। ठीक, चलिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर बल लगाकर उसके बिना टूटे खींचकर एक तार के रूप में परिवर्तन, यानी कि हम एक रॉड है उसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है और वो बिना टूटे ही एक तार के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो यही क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। पदार्थ का गुण डक्टिलिटी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो गोल्ड को अगर खींचा जाए तो वह एक तार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो सोना जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है। सोना क्या है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है। और डक्टिलिटी मटेरियल कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, सिल्वर और कॉपर भी डक्टाइल मटेरियल हैं। बात करते हैं टफनेस, जिसको बोलते हैं चिमड़पन। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल कैन ट्विस्ट, बेंड, स्ट्रेच्ड अंडर ए हाई स्ट्रेस विदाउट एनी रप्चर। चिमड़पन पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा पदार्थ को बिना फ्रैक्चर किए खींच सकते हैं तथा मरोड़ सकते हैं। और माइल्ड स्टील अधिक टफनेस होता है। कह सकते हैं कि जो माइल्ड स्टील है वह टफनेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चिमड़पन पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा पदार्थ को बिना फ्रैक्चर किए खींच सकते हैं और मरोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भंगुरता। भंगुरता सबसे ज़्यादा मालूम करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच नो डिफॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द एक्सटर्नल फोर्स लोड एंड इट्स फेल बाय रप्चर। किसी मटेरियल का वह गुण जिसमें मटेरियल पर लोड लगने पर वह बिना उसके आकार में परिवर्तित हुए टूट जाता है, तो वह क्या होता है, ब्रिटलनेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि भंगुरता कहलाता है। जैसे कंक्रीट ग्राफिक, जैसे क्या है, कंक्रीट, ग्राफिट, ठीक, ग्रेफाइट। कंक्रीट और ग्रेफाइट जो है ये भंगुरता के एग्जाम्पल हैं। तो किसी मटेरियल का वह गुण जिसके मटेरियल पर लोड लगाने पर वह बिना उसके आकार में परिवर्तित हुए सीधा टूट जाता है, तो क्या कहलाता है, ब्रिटलनेस कहलाता है। फटीग की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन मटेरियल फ्लक्चुएटिंग अंडर द रिपीटिंग लोड देन मटेरियल टेंड टू डेवलप ए कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर विद डिफरेंट फॉर्म दैट अंडर स्टेडी लोड। ठीक है, किसी मटेरियल पर बार बार अलग अलग प्रकार का लोड लगाने पर वह फेलर होता है, तो वह क्या कहलाता है, फटीग कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए बात करते हैं प्रत्यास्था की। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच रिटर्न इज ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल द एक्सटर्नल लोड। तो पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ लोड लगाने पर स्ट्रेच होता है तथा लोड को रिमूव करने पर या हटाने पर तुरंत अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, तो पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। वैसे तो कोई भी पदार्थ पूर्ण इलास्टिक नहीं है, लेकिन हम कुछ पदार्थों को पूर्ण इलास्टिक मानते हैं जो लोड लगाने पर थोड़े से खिंच जाते हैं और लोड अगर हटा दें किसी एक कंडीशन तक तो वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं प्लास्टिक यानी कि सुगठ्यता की। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल द लोड, इट मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन। यानी कि जो लोड लगाने पर खिंच तो जाते हैं लेकिन अगर लोड को हम रिमूव कर दें तो वह अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन कहलाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो किसी मटेरियल का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ लोड लगाने पर खिंचता तो है, बल्कि यदि हम उस पर लोड को रिमूव कर दें या हटा दें तो हम देखते हैं कि मटेरियल अपनी पूर्व अवस्था या उनके ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, और यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है प्लास्टिसिटी यानी कि सुगठिता। मेलेबिलिटी यानी कि आघात वर्ध्यता की बात करें तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट टू बीटन बाय हैमर विदाउट रप्चर। कह सकते हैं कि मेलेबिलिटी किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा मटेरियल को हथौड़े से पीटकर या बेलकर उसके बिना टूटे ही बिना दरार आए उसको एक पतली चादर में बदल सकते हैं, तो आघात वर्ध्यता कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की एक रॉड है उसको पीट कर एक पतली चादर में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो वह क्या कहलाएगा? मेलेबिलिटी कहलाएगा। लेकिन एक शर्त होती है कि न तो वह रप्चर यानी कि न तो वह फूटनी चाहिए और ना ही उस पर कोई स्क्रैच आनी चाहिए, ना ही उसमें कोई दरार आनी चाहिए, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मेलेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आपसे मालूम कर सकता है कि मुख्य प्रतिबल की परिभाषा लिखिए। प्रतिबल का मोहर सर्किल क्या है और इस विधि द्वारा प्रमुख प्रतिबल कैसे ज्ञात करते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मुख्य प्रतिबल तथा मुख्य समतल की परिभाषा देख लेते हैं। तो वस्तु के किसी बिंदु पर यदि अनेक प्रतिबल विभिन्न दिशाओं में लग रहे हैं तो उस बिंदु से होते हुए आपस में लंब तीन समतल इस प्रकार हैं कि प्रत्येक समतल पर परिणामी प्रतिबल लंबरूप हो। तो परस्पर ऐसे लंब समतलों को ही मुख्य समतल कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा। वस्तु के किसी बिंदु पर यदि अनेक प्रतिबल विभिन्न दिशाओं में लग रहे हैं तो इस बिंदु से होते हुए आपस में लंब तीन समतल इस प्रकार हैं कि प्रत्येक समतल पर परिणामी प्रतिबल कैसा हो? लंब ही हो। तो परस्पर ऐसे लंब समतलों को ही क्या कहते हैं? मुख्य समतल कहते हैं। और इन मुख्य समतलों पर लंब परिणामी प्रतिबलों के मुख्य प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। मोहर सर्किल की बात करें तो यह एक ग्राफीय विधि है जिसकी सहायता से अधिकतम तथा न्यूनतम मुख्य प्रतिबल, अधिकतम तथा न्यूनतम कर्तन प्रतिबल और किसी एक नत समतल पर लंब प्रतिबल तथा नत समतल पर कर्तन प्रतिबल आदि को ज्यामितीय विधि द्वारा, अर्थात कह सकते हैं कि ज्यामितीय विधि या फिर मोहर वृत्त बनाकर ज्ञात किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोहर सर्किल कहते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं इसकी विधि यानी कि इसको निकालने के लिए सर्वप्रथम बिंदु O से होती हुई आपस में दो लंब रेखाएं एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस की दिशा में खींच लेते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दिशा में दो रेखाएं हमने खींच ली। ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रतिबल निकाय में तनाव प्रतिबल अर्थात डेल एक्स या फिर बोल सकते हैं डेल एक्स नहीं सिग्मा एक्स या फिर बोल सकते हैं एफ एक्स या सिग्मा वाई या एफ वाई को मूल बिंदु 0 से दाईं और किसी पैमाने जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर हम मान लें तो इस पर हम काटते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो ये आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये दो एक्सिस हैं, ध्यान से देखिएगा, ये दो एक्सिस हैं और हमने क्या किया यानी कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को यहाँ पर कट किया। इस प्रकार प्राप्त बिंदु के ध्वाधर रेखा वाई एक्स की दिशा में मानकर काटते हैं। तो देखिएगा ये आपका फिगर सारा सिंपल टोटल आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के रूप में हम इसको यहाँ पर कट करते हैं, जो हमने ये एक्सिस माना था। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब वो कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक बार फिगर को समझ लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ एक लंब डालेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ लंब डालेंगे। ठीक है, यानी कि निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव क्लॉकवाइज। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से
जो लंब डाला है टॉ एक्स वाई की वैल्यू लेकर के, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम मिलाते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको C, ठीक है, यानी कि जो M और N है ये 2 पॉइंट हमें मिलते हैं, और अभी क्या किया है C को केंद्र मानकर और यहाँ पर CM को त्रिज्या मानकर एक क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, एक वृत्त खींचेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कंप्रेशन यानी कंप्रेसिव निगेटिव सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिखा जाता है, यहाँ पर टेंसाइल पॉजिटिव सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, और देखिएगा ये जो है ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं जिसको PL, जो PL है यहाँ से लेकर के देखिए उसको बोलते हैं सिग्मा N, और PS जो है उसको बोलेंगे हम सिग्मा S या फिर FS। ठीक है, तो यही हमारा मोहर वृत्त है। तो कैसे किया है कि OXY की दिशा क्लॉकवाइज होने पर मूल बिंदु O से ऊपर की ओर माइनस मानकर काटते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होने पर ऊर्ध्वाधर रेखा पर नीचे की ओर काटते हैं। तो देखिएगा हम क्या कहते हैं कि जो हम अगर पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको नीचे की तरफ काटेंगे, और निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव क्लॉकवाइज है तो निगेटिव मानकर ऊपर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव मानकर नीचे की ओर काटे हैं। ठीक है, इसको अब क्या कह रहा है कि टॉ एक्स वाई का मान संपीड़ित होने पर मूल बिंदु O के बाईं ओर क्षैतिज रेखा x अक्ष पर काटते हैं, और इस प्रकार टॉ एक्स वाई का पहला एक बिंदु M और टॉ एक्स वाई से दूसरा बिंदु N प्राप्त होता है। तो MN को जैसे हम प्राप्त करेंगे, यानी कि ये जो M है और ये N है, तो यहाँ से यानी कि इसको ये काटने को कह रहा है। ठीक है, तो MN बिंदु प्राप्त होता है तो C को और M को हम त्रिज्या मान करके एक वृत्त हम बना लेते हैं। तो यही नीचे बताया गया है, देखिएगा C को केंद्र मानकर CM तथा CN त्रिज्या लेकर एक वृत्त पूरा करते हैं, और यही वृत्त हमारा क्या कहलाएगा, मोहर सर्किल यानी कि मोहर वृत्त कहलाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे मालूम करता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या है, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वह वस्तु का गुण जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, तो वस्तु का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि भंगुर पदार्थ के लिए एक सरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाइए और इस वक्र पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिखाते हुए लेबल करें, यानी कि ढलवा लोहा जिसको भंगुर पदार्थ बोलते हैं, इसके आधार पर क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, ढलवा लोहे के मानक नमूने पर तनाव परीक्षण के लिए प्रतिबल विकृति वक्र चित्र की भांति प्राप्त होता है, यानी कि जो फिगर दिया हुआ है उसकी भांति प्राप्त होता है। देखिएगा इस तरीके से। ठीक है, ढलवा लोहे पर है ये, इस बात पर हम आगे करेंगे। ढलवा लोहे पर देखिएगा, तो ढलवा लोहे के मानक नमूने पर तनाव परीक्षण के लिए प्रतिबल विकृति वक्र चित्र जो दिखाया है भी उसके उस तरह प्राप्त होता है। कैसे कैसे हम बताएंगे। ढलवा लोहा क्या है, एक भंगुर पदार्थ है, और भंगुर हमने बताया था कि अगर उस पर फोर्स लगाते हैं डायरेक्टली टूट जाता है, बिखर जाता है। अतः कम तनाव प्रतिबल पर ही कैसा क्या होता है, टूट जाता है। इसके वक्र से स्पष्ट है कि इसके समानुपाती सीमा तथा प्रत्यास्थता की सीमा बहुत कम है, अर्थात लगभग शून्य होती है। इसमें पराभव भी नहीं होता। इसकी कुल विकृति की मृदु इस्पात की तुलना में बहुत कम होती है। आगे, परीक्षण के दौरान पाया जाता है कि ढलवा लोहे का नमूना चरम प्रतिबल पहुंचने पर अचानक क्या होता है, टूट जाता है, और किसी प्रकार की कटी यानी कि जो बनने की प्रक्रिया है इस पदार्थ में नहीं पाई जाती। यह आरेख से स्पष्ट होता है क्योंकि अंतिम प्रतिबल D के पश्चात आरेख नीचे नहीं आता है, बल्कि लगभग वहीं पर भंजन प्रतिबल की प्राप्त होता है। ढलवा लोहे से अधिक प्रतिबल पर खिंचाव की दर भी अधिक होती है, और खिंचाव में E का मान भी प्रतिबल की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से। तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाया गया है, दो एक्सिस दिखाए गए हैं, ये विकृति को शो करता है और यह प्रतिबल की तीव्रता को शो करता है। ठीक है, तो ढलवा लोहे का अंतिम प्रतिबल जो होता है वो 70.2 से 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होता है, और इस समय विकृति लगभग 1/400 होती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और डायरेक्टली यह D पर एक फ्रैक्चर के रूप में प्राप्त होगा, यानी कि हम जैसे जैसे उस पर प्रतिबल बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ी ही जो समय में वो जो है क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि प्रत्यास्था का कोई उसमें गुण नहीं पाया जाता है और ना ही उसमें अदर गुण कोई पाया जाता है। वह क्या होता है, कुछ फोर्स लगाने पर डायरेक्टली
फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो यही है प्रतिबल विकृति वक्र ढलवा लोहे के लिए, भंगुर पदार्थ के लिए। ठीक है, अधिक प्रतिबल पर खिंचाव की दर भी अधिक होती है। खिंचाव में इसका प्रत्यास्थ गुणांक भी प्रतिबल तीव्रता के साथ क्या होता है, बदलता है, और इसका यंग मापांक 162 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। ये 4 साल से क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं कि इस बार भी आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा और आप सही तरीके से करके आएंगे। चलिए देखते हैं, कॉन्ट्राफ्लेक्सर बिंदु को स्थिति की गणना कैसे की जाती है और साफ स्केच का उपयोग करके समझाइएगा। तो देखिए कॉन्ट्राफ्लेक्सर बिंदु जो होता है, यह शब्द आघूर्ण आरेख से प्राप्त है या स्पष्ट है कि यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही तरह का होता है। इस आरेख में हम देखते हैं कि नमन आघूर्ण P बिंदु पर पॉजिटिव से निगेटिव होता है, अर्थात अपना चिन्ह बदलता है। जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वह निगेटिव से पॉजिटिव जब होता है तो परिभाषा के अनुसार धरण के जिस बिंदु पर नमन आघूर्ण अपना चिन्ह बदलता है उस बिंदु को नमन परिवर्तन बिंदु अथवा गति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो इस धरण के इसी बिंदु को पर अपना झुकाव जो है वो बदलती है, धरण जो है इसी बिंदु पर अपना झुकाव बदलती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस बिंदु से या जिस पॉइंट से नमन आघूर्ण पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है वह बिंदु क्या कहलाता है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर बिंदु कहलाता है। और कॉन्ट्राफ्लेक्सर बिंदु पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 0 है, ठीक, ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है, और यहाँ से ही धरण पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है इस बिंदु से ही, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। ठीक है, आई होप कि आप लिख करके आएंगे, ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, खंड मापांक से आप क्या समझते हैं या खंड मापांक से आपका क्या अभिप्राय है, और साधारण बेंडिंग के लिए व्युत्पत्तियों के लिए महत्वपूर्ण धारणाएं लिखिए या महत्वपूर्ण धारणाएं दीजिए। तो सबसे पहले खंड मापांक की डेफिनेशन, धरण की काट के उदासीन अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण I तथा उदासीन अक्ष Na के काट के किनारे की अधिकतम दूरी y के अनुपात को उस काट का आकृति मापांक यानी कि सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, और इसे z से दर्शाते हैं। धरण का सामर्थ्य जो स्ट्रेंथ है z के मान पर ही निर्भर करता है और इसका मात्रक mm स्क्वायर होता है। तो z इक्वल टू I/y इसे हम लिखते हैं। साधारण बेंडिंग के लिए मान्यता क्या क्या है, धरण का नमन उसकी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही हो, धरण की प्रत्येक परत अपने ऊपर या नीचे संपर्क वाली अन्य परतों को बिना प्रभावित किए हुए फैलने या सिकुड़ने के लिए स्वतंत्र हो, तनाव तथा संपीड़न दोनों ओर की परतों में धरण के पदार्थ का यंग मापांक तथा प्रत्यास्थता गुणांक E का मान समान रहता है, और लास्ट है, धरण की कोई भी अनुप्रस्थ काट जो कि नमन से पहले समतल है नमन के बाद भी समतल ही रहनी चाहिए। ये हैं साधारण बेंडिंग के कुछ मान्यताएं जो बेंडिंग को पूर्ण रूप से एक्यूरेट बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन कभी भी कटने वाला नहीं है, आपके पेपर में रखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ कह रहा है कि प्रूफ रेजिलेंस से आप क्या समझते हैं, और साधारण बीम के कुल तनाव ऊर्जा के लिए सरल अभिव्यक्ति कीजिए। तो देखिए प्रूफ रेजिलेंस को सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रूफ रेजिलेंस को दिमाग में डाल लीजिए, आपको डेफिनेशन लिखकर ही आनी है। तो देखिए प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी पदार्थ की ऊर्जा में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न हुए जितनी अधिकतम विकृति ऊर्जा एकत्रित होती है उसे प्रमाण विकृति या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी पदार्थ की ऊर्जा में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न हुए जितनी अधिकतम विकृति ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है उसे हम प्रमाण विकृति या फिर बोल सकते हैं कि प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। तो इसको आप दिमाग में डाल लीजिएगा, इसको डेफिनेशन को आप इस तरीके से दिमाग में डालिएगा कि आप देखते ही वहाँ पर सोचने की जरूरत ना पड़े, आप तुरंत यहाँ पर लिख दें। बात करते हैं साधारण चरण के लिए कुल विकृति ऊर्जा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी धरण में न्यूनतम नमन के कारण जो विकृति ऊर्जा होती है,
किसी धरण यानी कि बीम में नमन के कारण, बेंडिंग के कारण जो विकृति ऊर्जा होती है वो क्या होती है, U = 1/2EI इंटीग्रेशन 0 to L m² dx। क्योंकि यहाँ पर टोटल लेंथ जो है वो L है बीम की, और दो रिएक्शन लगी हुई है B पॉइंट पर और A पॉइंट पर, एक लोड है W जो C पॉइंट पर पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इस फिगर में हम देखेंगे तो दिखेगा RB और RA दोनों को ऐड करेंगे तो वह W के बराबर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये बीम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोमेंट लिया हमने A के अबाउट में, तो RB × L माइनस W × L/2 = 0। तो RB W/2 और RA W/2 दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ से हम फिर से मोमेंट अबाउट x एक्सिस, यानी कि हमने यहाँ पर एक x एक्सिस माना है, तो A से इसकी दूरी कितनी है, x है। यहाँ से मोमेंट लेंगे तो सीधा सीधा मोमेंट आपका आ रहा है RA × x। तो RA की वैल्यू कितनी थी, W/2 × x हो जाएगी। अब क्या करेंगे, भाग AC में विकृति ऊर्जा, जो हमारे पास AC है, यहाँ से यहाँ इसमें विकृति ऊर्जा और यहाँ से यहाँ इसमें विकृति ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ L/2 लेंथ है, यहाँ भी L/2 लेंथ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले AC भाग में करते हैं। तो AC भाग में विकृति ऊर्जा का फॉर्मूला हमने बताया था 1/2EI और इंटीग्रेशन 0 to L/2। अब यहाँ पर 0 to L/2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L। टोटल हम L इसलिए लिया था 0 to L तक, क्योंकि हमने पूरी धरण के लिए लिया था। ठीक है, हमने पॉइंट के लिए ले रहे हैं यानी कि L/2 के लिए, तो 0 to L/2 होगा। तो इसीलिए U1 1/2EI इंटीग्रेशन 0 to L/2 और W/2 × x का होल स्क्वायर और इंटू में dx। तो यहाँ पर U1 = 1/2EI इंटू W/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और x की पावर 3/3 0 to L/2। ठीक है, अब यहाँ से बस इसको कैलकुलेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, यानी कि जो अपर लिमिट है, पहले x² है उसका इंटीग्रेशन किया, लिमिट है 0 to L/2, अपर लिमिट L/2 को हम रखेंगे तो L/2³ और 0 का 0 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा 2 चौक 8 होते हैं, तो 1/8EI हो जाएगा W², और यहाँ से करेंगे तो L3/8 × 3। तो U1 = कितना आ जाएगा, W² L3/192EI। तो यही होती है विकृति ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब ये तो हुई भाग AC में। अब इसी तरीके से भाग BC में, तो देखिएगा भाग BC में क्या है, लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, W² L²/192EI। आप अपने आप से निकाल करके देखिएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, बल्कि आप ध्यान भी रखिएगा। तो कुल विकृति ऊर्जा में क्या करेंगे, U1 U2 जोड़ देंगे, यानी कि संपूर्ण धरण की, संपूर्ण बीम की विकृति ऊर्जा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास दोनों हैं W² L3/192EI का प्लस में फिर से वही। तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है W² L3/96EI, और यही संपूर्ण बीम की विकृति ऊर्जा होगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक ठोस शाफ्ट है और 20 यानी कि 200 आरपीएम पर 20 किलोवाट की शक्ति संचरित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना है। एक डिज़ाइन करना है 200 आरपीएम रॉड घूमने के लिए और 20 किलोवाट की शक्ति संचरित करने के लिए हमको डिज़ाइन करना है, एक रॉड है। ठीक है, यदि अधिकतम कर्तन प्रतिबल 80 न्यूटन पर mm से अधिक नहीं है और मरोड़ कोण जो है वो 0.8 डिग्री प्रति मीटर लंबाई से अधिक नहीं है, तो शाफ्ट का व्यास ज्ञात करना है और 80 किलोन्यूटन पर mm² के रूप से कठोरता का मापांक दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो गिवन डाटा हमारे पास है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल जो आ जाए तो उसमें थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा। आपको न्यूमेरिकल करके आना है और अपने अच्छे मार्क्स में अपनी पूर्ण भागीदारी देनी है। तो चलिए, एन यानी कि जो चक्कर है पर मिनट वो कितना है 200, पी दिया हुआ है 20 किलोवाट, जिसको हम कह सकते हैं कि 20 × 10³ वाट। टाउ दिया हुआ है कठोरता का मापांक 80 न्यूटन पर mm²,
और थीटा जो दिया हुआ है वो है 0.8 डिग्री प्रति मीटर लंबाई से। तो हम निकाल सकते हैं, देखिए डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0139 रेडियन। अब जी की बात करें तो जी दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 80 गुना 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1000, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा। अब देखिए P इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P इक्वल टू दिया हुआ है 2π/NT/60, क्योंकि हमें पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π/NT/60। सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए सभी वैल्यू को पुट करने पर, यानी कि जो P की वैल्यू है, P की वैल्यू भी हमने पुट किया, N की वैल्यू को पुट किया और T की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, P की वैल्यू पुट किया, N की वैल्यू पुट किया, पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटली तो हमारे पास जो T की वैल्यू आ जाती है 9424778 न्यूटन mm। ठीक है, mm में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें पता है कि एक इक्वेशन होती है जो टॉर्जन इक्वेशन होती है, जो होती है देखिए T/J इक्वल टू τ/r। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम इसको करेंगे, ये रिलेशन गलत दिया हुआ, T/J इक्वल टू τ/r। T की वैल्यू हमें पता है 94, 24, 77, 8। J क्या होता है, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ये होता है πd⁴/32। ठीक है, टाउ की बात करें तो टाउ दिया हुआ है 80 और r यानी कि त्रिज्या को हम लिख सकते हैं d/2। ठीक है, इसको रख करके हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन आपको इजी तरीके से आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, πd³ को अकेला रखेंगे, इधर की साइड लाएंगे और 80 गुना 2 इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब कैलसी की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे और हमें प्राप्त होगा d इक्वल टू 85 mm। d इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 85 mm। तो आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन इस सब्जेक्ट में आते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा कि स्पैन के केंद्र में पॉइंट लोड के साथ साधारण सपोर्टेड बीम के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। तो देखिए हमें करना क्या है, सरल आलंबित धरण तथा जिसको हम बोलते हैं शुद्धालंबित धरण, इसके मध्य में जो है समकेंद्रित भार मध्य में होने के कारण अधिकतम बेंडिंग मोमेंट मध्य में mcWL/2 होगा। तो देखिए आपको एक धरण दिखाई हुई है, ये AB। ठीक है, और इसके C पॉइंट पर एक W लोड लगा हुआ है। टोटल लेंथ L है, तो W लोड जो है वो बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ है, तो L/2 दोनों तरफ लेंथ हो जाएगी। तो धरण का झुकाव भी मध्य बिंदु C पर अधिकतम होगा। यहाँ ढलान मध्य C पर 0, यानी कि θc हम बोल सकते हैं 0, ढलान को थीटा से डिनोट करते हैं। दोनों सिरों A और B पर ढलान जो है θA θB मैक्सिमम हो जाएगा। तो नोट पॉइंट में हम कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए A और B पर ढलान जो है वो मैक्सिमम होगा और यहाँ पर जो है बिंदु C पर बेंडिंग मोमेंट वह मैक्सिमम होगा। तो कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है उसी बिंदु तक दाएं सिरे B से नमन घूर्ण आरेख के भाग का क्षेत्र A तथा इस भाग के गुरुत्व केंद्र G की दूरी x बार ज्ञात करते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ पर x बार ज्ञात करते हैं जहाँ पर G आता है। ठीक है, यहाँ तक के लिए। तो अगर हम निकालें A तो हमें पता है कि एक त्रिभुज बना हुआ है। देखिएगा यहाँ पर आपको एक त्रिभुज नजर आएगा। इस त्रिभुज का एरिया अगर हम निकालें तो एरिया निकालने पर हमें प्राप्त होता है कि 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 1/2 लंबाई कितनी है, लंबाई हो जाएगी हमारे पास, देखिए लंबाई L/2 है, चौड़ाई कितनी है, जो हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट है यानी कि WL/4 है। तो देखिए हम यहाँ पर यही वैल्यू रखेंगे कि 1/2 इंटू L/2 हो जाएगा और L/2 के साथ ही WL/4, तो हम जब करेंगे तो WL² आएगा। क्लियर। अब x बार की बात करें तो 2/3 इंटू L/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस तरीके से कर दिया हुआ है। तो जिधर 0 इंटेंसिटी है लोड की, उधर से अगर हम चलेंगे तो हमें निकालना होता है 2/3 इंटू L, यानी कि उसकी लेंथ, और लेंथ कितनी है इस पार्ट की,
लेंथ है L/2, तो इसलिए 2/3 इंटू एल, यानी कि एल की जगह L/2 है तो 2/3 इंटू L/2। और यदि ध्यान रखिए अगर हमको इस तरफ से लेंथ निकालनी है तो होती है L/3, ठीक है, यहाँ तक इसके G पॉइंट तक। और अगर इधर से निकालनी है तो 2L/3 इंटू एल होती है, ठीक है, सॉरी 2L/3, तो 2L/3 हो जाएगी, तो L की वैल्यू है L/2, तो टोटल हो जाएगी L/3। अब हम निकालते हैं यहाँ पर वाई मैक्स यानी कि विक्षेपण। तो देखिए वाई मैक्स को वाई सी भी बोलते हैं, तो AX/EI, ए की वैल्यू पता है WL²/16, एक्स बार की वैल्यू पता है L/3 और अपॉन में क्या है EI। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई मैक्स इक्वल टू WL³/48 EI आएगा, जो क्या है अधिकतम विक्षेप है यानी कि डिफ्लेक्शन है। इसी के साथ स्लोप को निकालते हैं, ढलान, यानी कि ढलान होता है थीटा मैक्स, और थीटा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है A/EI। ए की वैल्यू है WL²/16 और EI इसके साथ आएगा, तो थीटा A बराबर थीटा B यानी कि थीटा मैक्सिमम WL²/16 EI। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हमने ड्राइव किया आसानी से। चलिए आगे चलते हैं, कॉलम को परिभाषित कीजिए, छोटे कॉलम और लंबे कॉलम के अंतर जो है वो बताना है, ठीक है। हाँ, कॉलम को परिभाषित करना है और छोटे कॉलम और लंबे कॉलम का अंतर बताना है। तो देखिएगा पहले कॉलम की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो किसी ढांचे, मशीन, यह या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रस, कोई ढांचा है, कोई मशीन है या कोई ट्रस है, उसका वह सदस्य जो केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही स्थिर होता है और जिस पर सदैव अक्षीय संपीड़न भार अथवा उत्केंद्रित भार कार्य करे, तो कॉलम कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, किसी ढांचे का या मशीन का या फिर ट्रस का वह सदस्य जो केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति ही स्थित होता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही स्थित होता है हमेशा, और उस पर उत्केंद्रित भार कार्य करे, तो क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। और कॉलम प्रकार होते हैं छोटे कॉलम और बड़े कॉलम। छोटे कॉलम कौन से होते हैं, जिनका तनुता अनुपात यानी कि L/के 30 से कम होता है, उनको छोटे कॉलम बोलते हैं। और इसमें जो लंबाई होती है इनकी वो होती है 30D, यानी कि जो खुद के डायमीटर के 30 गुना से कम अगर लंबाई है तो हम कह सकते हैं कि यह छोटा कॉलम है। लंबे कॉलम के लिए तनुता अनुपात की वैल्यू 120 से ज़्यादा होनी चाहिए और अपने डायमीटर के 30 गुना से अधिक इसकी लेंथ होनी चाहिए, तभी हम इसको लंबे कॉलम कहेंगे, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और ये न्यूमेरिकल आपकी परीक्षा में डिजिट बदलकर आपसे मालूम कर सकता है। तो देखिए अगर 2 मीटर है तो 4 मीटर कर देगा, 4 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर कर देगा, इस तरीके से आपको डिजिट बदल सकता है, तो पैरामीटर्स बदल कर दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, केवल मेथड को सीखिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक 2 मीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला कैंटिलीवर 1 किलोन्यूटन अपने मुक्त सिरे पर उठाता है, यानी कि इस तरीके से कैंटिलीवर है और मुक्त सिरे पर जो है ये 1 किलोन्यूटन का भार उठाता है। तो मुक्त सिरे पर विक्षेपण क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो ये डिफ्लेक्शन होगा ये क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए E इक्वल टू दिया हुआ है 200 गीगापास्कल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स को जो दिए हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं। 2 मीटर है तो mm में कन्वर्ट करेंगे 2000 mm। D है 4 सेंटीमीटर तो हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40 mm। लोड है 1 किलो न्यूटन तो 1000 न्यूटन हो जाएगा और E की वैल्यू दी हुई है 200 गीगापास्कल। गीगापास्कल को जब कन्वर्ट करेंगे पास्कल में तो गीगा का मतलब होता है 10⁹ पास्कल। 10⁹ गीगा का मतलब होता है तो 200 × 10⁹ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल इक्वल टू होता है 1 पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हम लिखेंगे 200 × 10⁹ और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶ आएगा। 10⁶ यहाँ पर 10⁶ जो है वो नीचे है और ऊपर जाकर 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो 10⁹ गुना 10⁻⁻6 तो कितना आएगा, 10⁻³ बचेगा। तो इसलिए 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा E की वैल्यू। अब मुक्त सिरे पर विक्षेपण का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है WL³ EI। तो इनमें हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होगा 0.2617 और यही क्या है, यही हमारा डिफ्लेक्शन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख का वर्णन और यंग के प्रत्यास्थ गुणांक की परिभाषा भी वो हमसे मालूम कर रहा है। तो देखिएगा ये क्वेश्चंस एक बार आता है, एक बार नहीं आता, एक बार आता है, एक बार नहीं आता। तो पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं था सिविल में, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन के पूरे चांसेस हैं। मैकेनिकल में ये क्वेश्चन हर बार रखा हुआ मिलता ही है, लेकिन सिविल में एक बार नहीं आता, एक बार आता है। तो इस बार इस क्वेश्चन को मैकेनिकल और सिविल में दोनों में आने के पूरे चांसेस है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन को लिया है। तो देखिए मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख का वर्णन कीजिए और यंग प्रत्यास्थ गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले
ध्यान से देखते जाइएगा और इस फिगर को ध्यान में रखिए। देखिए क्या कहता है, मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील के लिए हमने अभी निकाला था भंगुर के लिए, लेकिन यहाँ पर मृदु इस्पात यानी कि हम भंगुर नहीं ले रहे हैं, मृदु इस्पात ले रहे हैं, स्टील ले रहे हैं, तो प्रत्यास्था की कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील, इसके लिए परीक्षण में प्राप्त प्रतिबल विकृति वक्र को चित्र में दिखाया गया है जो यहाँ पर है। ठीक है, ये विकृति को शो कर रहा है एक्स एक्सिस और प्रतिबल को वाई एक्सिस। ध्यान से पढ़िए कि इस वक्र में बिंदु ओ, बस फिगर को देखते रहिएगा, बिंदु ओ पर छड़ में कोई प्रतिबल तथा विकृति नहीं है। ठीक है, अभी तक बिंदु ओ पर पहुंचे हैं और कोई विकृति या कोई प्रतिबल नहीं है। जब छड़ पर धीरे धीरे खिंचाव बल बढ़ाया जाता है तो पदार्थ के प्रतिबल P तथा विकृति E में वृद्धि होती है और बिंदु O से A तक प्रतिबल P तथा विकृति E में समानुपातिकता का संबंध होता है। यानी कि यहाँ से O से A तक, O से A तक जो है समानुपाती संबंध होता है और पदार्थ हुक के नियम का पालन करता है। यानी कि यहाँ तक अगर हम किसी पदार्थ पर लोड लगाते हैं और उस लोड के कारण वह पदार्थ खींचता है तो लोड हटाने पर वह तुरंत अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। यही हुक का नियम है। ठीक है, इसके लिए बिंदु ए को समानुपाती सीमा कहते हैं। तो बिंदु ए को क्या कहेंगे? समानुपाती सीमा। क्लियर, एक पॉइंट हुआ। इसके बाद प्रतिबल P तथा विकृति E में समानुपातिक संबंध के कारण ही O से A तक आरेख में सरल रेखा प्राप्त होती है और बिंदु A के पश्चात P तथा E में समानुपाती का संबंध समाप्त हो जाता है। यानी कि बिंदु A के बाद बिंदु B पर क्या हो जाता है? प्रत्यास्था सीमा आती है, यानी इलास्टिक लिमिट आती है। यानी कि यहाँ से क्या होता है कि अपना जो पदार्थ है वो क्या होता है, अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा यहाँ से ऊपर जाने पर, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो C को बोलते हैं उच्च पराभव बिंदु, यानी कि हायर यील्ड पॉइंट। आगे जाने पर लोड बढ़ाते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा D, जिसको बोलते हैं निम्न पराभव बिंदु। यानी कि इस पर क्या होता है, लोड लगाने पर जो पदार्थ में खिंचाव आता है उसको वह पदार्थ लोड को रिमूव करने पर रिटर्न बैक नहीं करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है। तो यह बिंदु कहलाता है पराभव बिंदु। CD जो है पराभव परास, यानी कि C से D तक का जो कर्व है ये पराभव परास कहलाता है। अब आगे चलते हैं तो E पॉइंट पर क्या होता है? अधिकतम प्रतिबल बिंदु, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम लोड मटेरियल जो है सहन कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक का जो लोड है वो है मैक्सिमम। और आगे अगर हम चलेंगे तो एक कंडीशन आती है F की, जो है भंजक या अंतिम प्रतिबल बिंदु। यहाँ पर आते आते मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर की कंडीशन में आता है, टूट जाता है, और इसी को बोलते हैं भंजन या फिर अंतिम प्रतिबल बिंदु, ब्रेकिंग या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस। लगभग A पर ही बिंदु B प्राप्त होता है और A तथा B को अत्यंत सावधानी एवं सूक्ष्मता मापी दो यंत्रों ही इसके अलग अलग स्थानों पर प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसको बहुत ही सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा ही अलग अलग स्थानों पर प्राप्त किया जाता है, वरना सेम ही स्थान पर दोनों पॉइंट को देखते हैं। आगे 0 से B तक पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण पूर्ण रूप से पाया जाता है। इस बीच किसी भी समय बल को हटा लेने पर छड़ पुनः अपने प्रारंभिक आकार को धारण कर लेती है और इसलिए बिंदु B को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। इसके पश्चात छड़ पर बल और अधिक बढ़ाते हैं और विकृति भी बढ़ती है, बल के साथ साथ विकृति भी बढ़ती है, परंतु अब प्रतिबल तथा विकृति में सरल रेखीय संबंध नहीं रहता, बल्कि एक वक्र प्राप्त होता है। यह वक्र BC तक दर्शाता है। B तथा C के बीच यदि छड़ से बल हटा लिया जाए तो छड़ विकृत हो जाती है, यानी कि वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती। तो प्रत्यास्था के गुण में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। बिंदु C को पराभव बिंदु यानी कि यील्ड पॉइंट कहते हैं। बिंदु C पर पहुंचने का पदार्थ बिना बल बढ़ाए ही बढ़ने लगता है। बिंदु C पर पहुंचते ही अगर उसके बाद हम बल ना बढ़ाएं तो तब भी पदार्थ जो है वो बढ़ने लगता है, जिसे पराभव कहते हैं। पराभव कहते हैं। बिंदु C से D तक पदार्थ के आंतरिक रचना में परिवर्तन होता है और प्रतिरोधी शक्ति बढ़ती है। इस समय में प्रतिबल और पराभव बिंदु, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिबल को क्या कह सकते हैं? पराभव प्रतिबल कहते हैं। जो यानी कि अगर हम उस पर लोड नहीं भी बढ़ा रहे तब भी जो है उस पर लोड का अनुभव हो रहा है और पदार्थ जो है सेम तरीके से बढ़ता जा रहा है। पराभव क्रिया
बिंदु सी से डी तक चलती है और सी पर प्रतिबल को उच्च प्रभाव बिंदु तथा डी पर प्रतिबल को निम्न प्रभाव बिंदु कहते हैं। मृदु इस्पात विकृति के प्रतिबल आरेख एल्यूमिनियम के लिए निम्न प्रकार भिन्न है, यानी कि जो मृदु इस्पात है यानी कि स्टील और एल्यूमिनियम, तो ये आपस में कैसे भिन्न है। देखिए, मृदु इस्पात के आरेख में समानुपाती सीमा ए तथा प्रत्यास्था सीमा लगभग एक ही स्थान पर होते हैं, परंतु एल्यूमिनियम के आरेख में बिंदु एक ही स्थान पर होते हैं। मृदु इस्पात के आरेख में उच्च प्रभाव बिंदु सी के बाद निम्न प्रभाव बिंदु डी दर्शाता है, जबकि एल्यूमिनियम आरेख में निम्न प्रभाव बिंदु डी नहीं दर्शाया जाता। ठीक है, चलिए, यंग मापांक की डेफिनेशन हमसे पूछी थी। तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु पर अक्षीय बल लगाने से उत्पन्न सीधे प्रतिबल तथा लंबाई में विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्था गुणांक या फिर यंग मापांक कहते हैं। और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तो ई इक्वल टू होता है सीधा प्रतिबल अपन लंबाई में विकृति, जिसको हम लिखते हैं ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पिंड पर क्रमशः लागू भार के कारण उसमें भंडारित स्ट्रेन ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो हमारे पास आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, रॉड है, इस पर एक पी लोड लगाया जा रहा है जो रॉड को यानी कि लोड खींच रहा है। ठीक है, तो रॉड को जो है ये पी जो बल लगा हुआ है ये खींच रहा है। रॉड की लंबाई है एल और जो रॉड में लंबाई में परिवर्तन हुआ है वो है डेल एल, जो एल के कारण डी के कारण इसके पी के कारण हुआ है। एक छड़ जिस पर तनन बल पी लगा हुआ है, जिस वजह से छड़ में प्रतिबल उपजता है। ठीक है, यानी कि जो पी लगा हुआ है उसी के कारण छड़ में प्रतिबल उपजता है। तो मान लिया कि डेल एल भार लगने पर छड़ की लंबाई बढ़ी है। आर छड़ का कुल प्रतिरोधी बल जो ऊपर की ओर होगा इस पी का विरोध करेगा और पी जो है वो छड़ में क्या है? प्रतिबल है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, जैसे जैसे डेल एल बढ़ता जाएगा तो उसका जो प्रतिरोधी बल है आर वो क्या होगा? वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब विकृति E इक्वल टू यानी कि विकृति जो है अंतिम अवस्था पर विकृति हम क्या कहते हैं? डेल एल अपॉन एल कहते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है? P अपॉन E के बराबर होती है, क्योंकि छड़ प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही है। तो हम बात करेंगे ऊर्जा की, तो ऊर्जा में हम कहते हैं कि जो ये ट्रायंगल है इसी की वैल्यू क्या होगी? ऊर्जा कहलाएगी। तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ओ सी, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे बी सी क्या है? देखिएगा बी सी आर है और ओ सी क्या है? डेल एल, तो आर इंटू डेल एल। यहीं से इसकी कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। तो 1/2 आर क्या है? पी इंटू ए और इंटू डेल एल क्या है? पी एल अपॉन ई। तो 1/2 इक्वल 1/2 इंटू पी स्क्वायर अपॉन ई और यहाँ पर पी इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, पी इंटू एल। तो यहाँ हमने क्या किया? देखिए पी और नीचे ई और ये वाला पी, तो हमने क्या किया? पी इंटू पी अपॉन में ई, तो पी स्क्वायर अपॉन ई हो गया। इस पी को और इस ई को लिया, बचा क्या? ए और एल, तो ए और एल इधर ले लिया। अब हमें पता है कि एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता है? एरिया इंटू लेंथ जो होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने लिखा कि u इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2e इंटू आयतन, तो यहाँ हो जाएगा u इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वी। और यही हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन ऊर्जा किसी छड़ में ये सूत्र बनाती है। तो अगर कोई छड़ है और उस पर कोई पी लोड लगाया हुआ है और पी लोड के कारण रॉड में एल लेंथ में से डेल एल के परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, तो उसकी जो स्ट्रेन ऊर्जा होगी, स्ट्रेन एनर्जी, वो क्या कहलाएगी? u इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2e और इंटू में उसका आयतन। इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चित्र में प्रदर्शित काट का एक्स अक्ष के अक्ष सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण एवं रेडियस ऑफ गायरेशन के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। टी सेक्शन दिया हुआ है, टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन जो है सभी आप निकाल सकते हैं अगर इसको आपने ध्यान से देखा तो। ठीक है, ध्यान से देखिए। हमें एक फिगर दिया हुआ है टी सेक्शन, जिसका जो पहला आयत है हमने ऊपर वाला माना है और नीचे हमने सेकंड माना है। पहले आयत में 180 इसकी लंबाई है और 30 चौड़ाई है और इसमें 123 लंबाई है और 40 चौड़ाई है। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले A1 यानी कि फर्स्ट आयत का
क्षेत्रफल निकालते हैं तो 30 गुना 180 हो जाएगा 5400 mm स्क्वायर। A2 निकालते हैं तो 123 गुना 40 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4920 mm स्क्वायर। Y1 निकालते हैं यानी कि सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि सेक्शन जो है ये देखिए, अगर हम देखें कि ये y एक्सिस से सिमेट्री है और y एक्सिस से सिमेट्री है तो x बार इक्वल टू 0 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो y1 यहाँ से हम देखेंगे कि 1 के सेंटर तक कितनी डिस्टेंस है, तो 123 तो ये हुई और 123 यानी कि और ये होगी 15, तो 123 प्लस 15 तो 138 mm। और यहाँ से हम देखेंगे दूसरे का सेंटर तो कितना हुआ 123 का आधा 61.5 mm। क्लियर है। अब सेंट्रोइड की बात करेंगे तो सेंट्रोइड में हमने कहा था कि x बार तो 0 हो जाएगा, लेकिन y बार है तो y बार का फॉर्मूला होता है a1 y1 प्लस a2 y2 अपन a2 प्लस a1। ठीक, सभी की वैल्यू रखेंगे, सभी की वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होगा 101.52 mm, 101.52 mm। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि 101.52 mm लगभग आपका कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर आएगा लगभग। क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा। अब हमको क्या देखना है कि हमें निकालना है H1। H1 कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास Y1 है 138, उसमें से हम क्या करेंगे, इस Y बार को घटाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो हमने यहाँ तक माना था, यहाँ तक की वैल्यू हमें निकालनी, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये आई 36.5, यानी कि यहाँ से क्या था Y बार, तो इस टोटल में यहाँ से लेकर के यहाँ जो Y था इसको हम इसमें से घटाएंगे Y बार को, तो हमारे पास 36.5 आएगा ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इसके बाद जब हम H2 निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास Y बार है, ये टोटल हमारे पास Y है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब हमको ये वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ध्यान से देखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें चाहिए। तो कैसे करेंगे, हमें करना है कि जो Y बार है उसमें से हम क्या करेंगे, Y2 को घटाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये Y2 है, ये है Y2। तो Y2 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आता है 40 mm, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो Y2 है, ये जो Y2 है इसमें से अगर हम Y बार को घटाएं तो कितना आएगा, 40 mm आएगा। क्लियर, क्योंकि हमें ये चाहिए। ठीक, तो ये H1 H2 आ गया। अब हम देखते हैं कि IG1 क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें IG1 निकालना है, इसीलिए सेक्शन 2 के लिए IG2 निकलेगा। दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए BD3/12, तो 180 गुना 30 की घात 3 आएगा अपॉन 12, तो हमारे पास आ जाएगा 40 5000 mm स्क्वायर। IG2 निकालेंगे तो BD3/12, तो 40 इंटू 123 की घात 3 अपॉन 12, तो 6202 mm की पावर 4। समांतर अक्ष प्रमेय से जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, समांतर अक्ष प्रमेय से जड़त्व आघूर्ण यानी कि I, तो हमारे पास हो जाता है IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर। तो IG1 की वैल्यू है 40 5000 इंटू और A1 की वैल्यू है 5400 और हमारे पास H1 की वैल्यू क्या आई थी, H1 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 36। तो यहाँ पर 36.5 का स्क्वायर हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7599150 mm की पावर 4 आएगा। इसी तरीके से आई सेक्शन 2 का देखिए, जो हमारे पास ये टी सेक्शन है, आई सेक्शन नहीं है, टी सेक्शन है। तो टी सेक्शन के रेक्टेंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो IG2 प्लस A2 H2 स्क्वायर। तो IG2 की वैल्यू है 6202 890 और A2 की वैल्यू है 4920 और H2 की वैल्यू हमारे पास आई है 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पर 1407 4890 mm स्क्वायर I2 निकल जाएगा और I1 निकल जाएगा हमारे पास 7599 150 mm स्क्वायर। तो कुल टी सेक्शन का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, भाग 1 और भाग 2 का जो जड़त्व आघूर्ण उनको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर आएगा 21,674,040 mm की पावर 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। और हम निकालेंगे आगे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा था। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है 21 67 40 40 और जो हमारे पास एरिया है दोनों टोटल हो जाएगा तो 5400 प्लस 4920
तो यहाँ पर इनका हम सॉल्व करके रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने पर वैल्यू आएगी 53.5 mm। तो यही रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों वैल्यू हमने इजी आसानी से निकाला है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर किस तरीके से हम जो है वैल्यू को रख रहे हैं और वैल्यू को निकाल रहे हैं। इसके आधार पर आप जो है आई सेक्शन और एल सेक्शन सभी को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समांतर अक्षों का प्रमेय है उसको हम देख लेते हैं। समांतर अक्षों का प्रमेय किस तरीके से, इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड के क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण किसी अक्ष के परितः जो इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर है, पिंड की क्षेत्रफल एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी उसके वर्ग के गुणनफल तथा गुरुत्व केंद्र के परितः इसके जड़त्व आघूर्ण के बीजगणित के योग के बराबर होती है। यानी कि यहाँ से अक्ष इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक h, और इस पिंड तक की दूरी इस x एक्सिस से y है, और पिंड जो हमारे पास इस पिंड का कण है तो उसका एरिया हमने माना है dA। तो इसी के चलते हम जो है इस फॉर्मूले को बनाए हैं। देखिए IAA इक्वल टू, इस मोमेंट IAA से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा IG प्लस DA और H प्लस Y का होल स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कि यदि पिंड गुरुत्व केंद्र पर है, यदि पिंड क्या है वो गुरुत्व केंद्र पर है, यदि पिंड गुरुत्व केंद्र पर है तब कुल पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि y इक्वल टू 0 है तो IG प्लस AH स्क्वायर होगा। ठीक है। इसी तरीके से अभिलंब अक्षों का प्रमेय काफी ज्यादा मोस्ट है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर दो एक्सिस हैं और एक ये पिंड दिखाया गया है, इसमें एक कण है जिसका एरिया है DA, z एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, और x एक्सिस से इसकी दूरी है y, z एक्सिस से इसकी दूरी है r, और y एक्सिस से इसकी दूरी है x। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि किसी समतल क्षेत्र का उस क्षेत्र के ही समतल में परस्पर लंब अक्षों पर जड़त्व आघूर्णों का जो बीजगणितीय योग है वो इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाली तथा क्षेत्र के समतल पर लंब अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि IZZ इक्वल टू IYY इंटू IZZ इक्वल टू यानी कि IYY और XX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण और YYX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर जो होता है वो IZZ होता है, यानी कि ZZ अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इन दोनों जड़त्व आघूर्ण के प्लस के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एक माना एक कण है जिसका क्षेत्रफल DA है। देखिए फिगर में देखते रहिएगा, एक कण है जिसका क्षेत्रफल DA है, वह x एक्सिस से y दूरी पर, y एक्सिस से x दूरी पर है। तो z एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, देखिए जड़त्व आघूर्ण होता है सिग्मा r स्क्वायर DA हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर IZZ इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर DA हो जाएगा, और r स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, क्योंकि r स्क्वायर जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा फिगर के माध्यम से। तो IZZ इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा x स्क्वायर DA और सिग्मा y स्क्वायर DA, और सिग्मा x स्क्वायर DA क्या है IXX, और सिग्मा y स्क्वायर DA क्या है सिग्मा x स्क्वायर DA IYY है, और सिग्मा y स्क्वायर DA क्या है IXX। तो हमारे पास बनता है दोनों का योग, और दोनों का योग किसके बराबर होता है IZZ, यानी कि ZZ एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। चलिए परिभ्रमण त्रिज्या की बात करें, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन, तो किसी संदर्भ x से के प्रभावी दूरी पर स्थित क्षेत्र की घूर्णन त्रिज्या निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है I इक्वल टू ए के स्क्वायर। तो k क्या है, घूर्णन त्रिज्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में I अपॉन ए आएगा, और x अक्ष के परितः है kx इक्वल टू IX अपॉन ए, यानी कि x अक्ष के परितः निकालनी है तो x अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन ए इसका रूट हो जाएगा, z अक्ष के परितः तो IZ अपॉन ए रूट, और y अक्ष के परितः तो IY अपॉन ए रूट हो जाएगा। ठीक है। उपयोगिता के आधार पर अगर हम पदार्थ का वर्गीकरण करें, पदार्थ का वर्गीकरण देखें तो हमें निम्न और उच्च ताप धातुएं मिलती हैं, उच्च सामर्थ्य वाली धातुएं मिलती हैं, घिसावरोधी धातुएं मिलती हैं, और संक्षारण तथा ऑक्सीकरण प्रतिरोधी धातुएं मिलती हैं, कमानी धातुएं मिलती हैं, और विशिष्ट भौतिक गुणधर्मी वस्तुएं धातुएं मिलती हैं। तो कह सकता है कि पदार्थ का अध्ययन उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण करके कीजिए। तो आपको सबसे पहले लिखना है निम्न और उच्च ताप धातुएं। तो निम्न और उच्च ताप धातुएं क्या हैं, ऐसी धातुएं जो बहुत कम ताप सहन कर सकती हैं या बहुत अधिक ताप सहन कर सकती हैं। ठीक है, तो निम्न और उच्च ताप धातुएं कहलाती हैं। निम्न ताप वाली वे जो कम ताप सहन कर सकती हैं, और उच्च ताप वाली वे वस्तु कहलाती है जो अधिक ताप सहन कर सकती है। उच्च सामर्थ्य वाली वस्तुएं कौन सी होती है, तो ऐसी धातुएं जो
अधिक उच्च लोड सहन कर सके या जिनकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है उच्च सामर्थ्य वाली वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए, घिसावरोधी वस्तु क्या होती है? तो ऐसी वस्तुएं जो जल्दी से न घिस सकती हों, घिसावरोधी वस्तु कहलाती हैं। संक्षारण या ऑक्सीकरण प्रतिरोधी, ऐसी वस्तुएं जो ऑक्सीकरण का तथा संक्षारण का प्रतिरोध करती हैं, संक्षारण या ऑक्सीकरण प्रतिरोधी वस्तुएं कहलाती हैं। कमानी वस्तुएं क्या होती हैं? तो वे वस्तुएं जो लचीली होती हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखती हैं, कमानी स्प्रिंग धातुएं कहलाती हैं। विशिष्ट भौतिक गुणधर्मी धातुएं क्या होती हैं? इसके अंतर्गत नाभिक वस्तुएं, न्यूक्लियर मेटल्स, ऊष्मीय चालक धातुएं तथा चुंबकीय गुणकारी धातुएं, विद्युत सुचालक तथा कुचालक धातुएं आती हैं जो विशिष्ट भौतिक गुणधर्म में आती हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि इट स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट हम कह सकते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो हुक का नियम यही कहता है। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो सिग्मा इक्वल टू ई और ये हो जाएगा एप्सिलॉन, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाता है हुक्स लॉ। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर होता है। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, या फिर यंग मॉडुलस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ई का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ ई सेम एज स्ट्रेस, बिकॉज जो हमारे पास स्ट्रेस है उसी के बराबर यंग प्रत्यास्थ गुणक यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एप्सिलॉन है, विकृति है, वो एक यूनिट लेस है, तो दोनों की विकृति दोनों की जो डायमेंशन है वो बराबर हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? यानी कि सुरक्षा गुणांक। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिकतम बल या भार या प्रतिबल अपॉन कार्यकारी बल या भार या फिर प्रतिबल। ठीक है, यानी कि अधिकतम बल अपन कार्यकारी बल जो होता है वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, सुरक्षा गुणांक है। तो अल्टीमेट लोड अपन परमिसिबल लोड हम इसे बोलते हैं। सुरक्षा गुणांक वह है जिस पर किसी मटेरियल को भी डिजाइन होने में उसकी स्ट्रेंथ रखी जाती है कि वह अधिक से अधिक कितना लोड सहन कर सकता है और कितने पर वह फेल हो जाएगा, इसका ध्यान रखा जाता है। तो तभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम रखते हैं। प्रिंसिपल प्लेन यानी कि मुख्य समतल की बात करें तो ऐसे प्लेन जिन पर केवल लंब प्रतिबल लगे होते हैं, लंब प्रतिबल लगे होते हैं तथा कर्तन प्रतिबल का मान 0 होता है, मुख्य प्रतिबल कहलाते हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बीम क्या होते हैं? तो बीम एक समान काट वाली छड़ है जिसे साधारणतः क्षैतिज दिशा में अवलंबित कर प्रयोग किया जाता है और यह एक या एक से अधिक टेकों पर टिकी होती है, बीम कहलाती है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। तो धरन का टेकों के आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले सिंपल सपोर्टेड बीम मिलता है जिसको हम बोलते हैं शुद्धालंबित या फिर सरल बीम। तो वह धरन जो 2 टेकों पर स्वतंत्र रूप से टिकी रहती है, ये टेक या झुर्रेदार होती हैं। ये टेक या तो झुर्रेदार होती हैं या फिर रोलर टेक होती हैं, तो क्या कहलाती है? सरल धरन कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, वह धरन जो 2 टेकों पर स्वतंत्र रूप से टिकी रहती है और जो टेक होती हैं या तो ये झुर्रेदार होती हैं या फिर रोलर टेक होती हैं, धरन सरल कहलाएगी। चलिए, नेक्स्ट है, देखिए आप देख सकते हैं रोलर होगी, या तो रोलर होगी या फिर झुर्रेदार होगी। ठीक है, कैंटिलीवर बीम, ये कैंटिलीवर धरन। तो वह धरन जिसका एक सिरा बद्ध तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है कैंटिलीवर बीम या फिर कैंटिलीवर धरन कहलाता है। किस तरीके से? एक ये फिक्स है और दूसरा जो है मुक्त है और इस पर ये लोड लगा दें तो इस तरीके डिफ्लेक्शन करता है, ऐसा कहलाया कैंटिलीवर बीम। चलिए, फिक्स्ड बीम यानी कि बद्ध धरन कैसे कहते हैं? तो वह धरन जिसके दोनों सिरे बद्ध हों, फिक्स हों, बद्ध यानी कि फिक्स बीम कहलाता है। जैसे दोनों सिरे क्या है? फिक्स हैं, तो ऐसा बीम फिक्स बीम कहलाएगा। ओवरहैंगिंग क्या होता है? नाम से पता चल रहा है प्रतिलंबी धरन। वह धरन जिसके एक सिरे या दोनों सिरों का भाग टेकों से बाहर निकला हुआ हो तो प्रलंबी धरन कहलाता है। जैसे टेक तो यहाँ लगी हुई है लेकिन थोड़ा सा बीम बाहर है, तो इसको कहेंगे ओवरहैंगिंग यानी कि अधिक लटका हुआ। कंटिन्यूअस बीम यानी कि सतत धरन। तो वह धरन जो 2 से अधिक टेकों पर टिकी होती है और सतत धरन कहलाती है, यानी कि 2 से अधिक टेकों पर लगातार टिकी हुई है तो उसे सतत धरन कहते हैं, लगातार धरन कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ लोड। लोड के टाइप हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला है पॉइंट लोड यानी कि समकेंद्रित भार।
तो क्या होता है कि ऐसे भार जो किसी निश्चित बिंदु पर कार्य करते हैं समकृत भार कहलाते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक लोड लगा हुआ है इस तरीके से, तो इसको भी हम एक पॉइंट लोड में एक पॉइंट पर जो कार्य करते हैं वही क्या कहलाते हैं, पॉइंट लोड कहलाते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कौन से होते हैं, तो ऐसे भार जो धन के कुछ भाग या पूरे भाग पर एक समान रूप से वितरित होते हैं समवितरित भार कहलाते हैं, यूडीएल कहलाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाते हैं। तो देखिएगा इस फिगर को ध्यान से, एक एल लंबाई का धन है, उस पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, बटा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम समवितरित भार, समान रूप से बटा हुआ। इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बनाने के लिए हम W इंटू एल करते हैं, यानी कि जितना भार लगा हुआ है उसी को हम जितने दूरी पर लगा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट लोड बन जाएगा। और ये एक्ट कहाँ करता है, ये एक्ट करता है जितनी दूरी पर बीम पर समवितरित भार लगा हुआ है उसके आधी लेंथ पर ये जो है एक्ट करता है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूवीएल, समान बदलता भार, यानी कि ऐसा भार जो धरण की कुछ या पूरी लंबाई पर एक समान से नहीं होता, एक समान से घटता है या फिर एक समान से बढ़ता है, तो इस एक समान बदलाव भार को क्या कहते हैं, एक समान बदलता भार कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है और यहाँ से बढ़ते बढ़ते इस तरीके से पहुँच गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक समान बदलता भार। इसके इक्विवेलेंट पॉइंट लोड को बनाने के लिए हम करते हैं जो W यानी कि जो भार लगा हुआ है उसकी L से मल्टीप्लाई करके लंबाई से जितनी लंबाई में लगा हुआ है और अपॉन में 2 कर देते हैं। और ये एक्ट कहाँ करता है, देखिएगा एक्ट करेगा अगर इंटेंसिटी हमारे पास 0 यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर हम इधर से देखेंगे, जैसे यहाँ पर इसने एक्ट किया तो इधर से देखेंगे तो इधर से डिस्टेंस होगी हमारे पास, इधर से डिस्टेंस हो जाएगी 12/3 और यहाँ से इधर से अगर देखें तो L/3 डिस्टेंस हो जाएगी, आपको देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं टेकों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ सपोर्ट एंड कनेक्शन एवं संबंध। ठीक है, चलिए सरल टेक कौन सी होती हैं, सिंपल सपोर्ट। इस टेक की स्थिति बीम के दो दीवारों पर स्वतंत्र रूप से टिका होता है। इस टेक की स्थिति में क्या होता है, बीम दो दीवारों पर स्वतंत्र रूप से टिका हुआ होता है तथा इन दीवारों की प्रतिक्रियाएं सहारा देने के लिए सतह से लंबवत होती हैं। रोलर टेक क्या होती है, तो इस टेक के स्थिति में बीम को एक समतल सतह तथा उस पर रखे रोलर से सहारा दिया जाता है और इसी टेक की प्रतिक्रिया बीम के सतह के लंबवत होती है, यानी कि इस तरीके से लंबवत होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगी, दोनों ऐसे लंबवत होगी। ठीक है, चलिए वैसे रोलर में अगर देखा जाए तो रोलर में दो रिएक्शन होती है, एक ये और एक ये, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्षैतिज। चलिए नेक्स्ट है, नहीं रोलर में एक ही होगी, ध्यान रखिए रोलर में एक होगी, रोलर में एक ही रिएक्शन होगी। चलिए पिन टेक, जिसको हम बोलते हैं पिन या कब्जेदार टेक, एक कब्जे की तरह होती है। तो देखिए ये कैसे होती है कि बीम इससे इधर और इधर से इधर घूम सकता है। कब्जा होता है जैसे हम बोल सकते हैं कि दरवाजों में कब्जे लगे हुए होते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसकी जो रिएक्शन होती है एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी। ठीक, ध्यान रखिए। तो इस टेक की स्थिति में वस्तु या बीम दाएं बाएं नहीं सरक सकता, परंतु अपने उस बिंदु पर एक के चारों ओर घूम सकता है, यानी कि इस तरीके से इधर और इधर सरक नहीं सकता लेकिन ऐसे घूम सकता है। ठीक है, आबद्ध टेक यानी कि फिक्स में क्या होता है, फिक्स्ड टेक होती है, यानी कि इस तरीके से ये फिक्स है। कैसे हम कह सकते हैं कि किसी दीवार में अगर हम कील को गाड़ दें तो वह फिक्स टेक में आएगी। तो यहाँ पर एक तो वर्टिकल होती है रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक मोमेंट और लगा हुआ होता है, जिसमें 3 रिएक्शन हम कहते हैं। यदि बीम के सिरे को दीवार में फिक्स किया जाए तो सिरे की टेकों को आबद्ध टेक कहते हैं। आबद्ध टेकों की प्रक्रिया किसी भी दिशा में हो सकती है। बात करें कॉलम की, तो किसी मशीन अथवा ढांचे का ऐसा ऊर्ध्वाधर अवयव जिस पर संपीड़न भार कार्य करता है वो कॉलम कहलाता है। बहकाव भार, बकलिंग लोड की बात करें तो वह न्यूनतम संपीड़न भार जिस पर कॉलम या स्ट्रट अपनी प्रारंभिक स्थिति से किसी एक दिशा यानी कि भार की अक्ष के लंबवत विस्थापित या फिर विचलित हो जाता है तो बहकाव भार कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक स्थिति ऐसी थी, एक W यहाँ पर लगा हुआ था और कुछ देर बाद क्या हुआ कि यह जो है इस तरीके से बैंड हो गया। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि किसी भी दिशा में भार के लंबवत ये विस्थापित हो जाए तो क्या कहलाता है, बहकाव की स्थिति कहलाती है, बहकाव भार कहलाएगा W। सुरक्षा भार
क्रांतिक भार अपॉन सुरक्षा गुणांक अगर हम देखें तो यह वैल्यू जो निकल करके आएगी सुरक्षा भार की निकल कर आएगी। इसका मतलब सुरक्षा भार जो होता है वो क्रांतिक भार और सुरक्षा गुणांक का अनुपात होता है। तनुता अनुपात की बात करें यानी सिलेंडरनेस रेशो लंबाई और न्यूनतम गुणन त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। समतुल्य लंबाई क्या होती है? इक्विवेलेंट लेंथ, यानी कि किसी कॉलम या स्ट्रट की लंबाई जिसमें इस पर बहकाव भार लगाने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपण या फिर विस्थापन हो जाता है, समतुल्य लंबाई कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कॉलम का वर्गीकरण करते हैं। कॉलम का वर्गीकरण करने के लिए आता है कि भार के आधार पर कॉलम का वर्गीकरण कीजिए। तो अक्षीय भारित कॉलम होता है एक। तो अक्षीय भारित ऐसा होता है कि अगर एक कॉलम है तो उसके अक्ष पर एक भार लगा हुआ है, तो ऐसे कॉलम जिन पर संपीड़न भार उनकी अनुदैर्ध्य अक्ष पर लगता है या कार्य करता है, अक्षीय भारित कॉलम कहलाते हैं। यानी कि अनुदैर्ध्य होता है लंबाई के अक्ष के अकॉर्डिंग ही उसी पॉइंट पर W लगा हुआ है, तो कहते हैं कि अक्षीय भारित कॉलम। नेक्स्ट है उत्केंद्रित कॉलम। उत्केंद्रित भारित कॉलम क्या होते हैं कि जो लंबाई एक्सिस है उसके कुछ दूरी पर यानी कि वहां से हट करके कहीं लोड लगा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं उत्केंद्रित भारित कॉलम। जैसे ऐसे कॉलम जिन पर संपीड़न भार उनके अनुदैर्ध्य से होकर कहीं दूसरे बिंदु पर लगा हुआ हो, तो कुछ दूरी पर स्थित हो, तो इस अक्ष के समांतर और इसी अक्ष के समांतर लगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर नहीं, उस बिंदु से हटकर कुछ दूरी पर हो और उसी अक्ष के समांतर हो, तो उत्केंद्रित भारित कॉलम कहलाएगा। ठीक है, इनको याद रखिएगा। डेफिनेशन में एक नंबर आपको दिला सकते हैं। तनुता के अनुपात के आधार पर अगर हम कॉलम को वर्गीकृत करें तो छोटे कॉलम होते हैं। तो ऐसे कॉलम जिनका तनुता अनुपात जो है 30 से छोटा है, 30 से कम है, तो छोटे कॉलम कहलाएंगे। और अगर 120 से हमारे पास क्या है, कम है, और 30 से ज़्यादा है, तो मध्य कॉलम कहलाएंगे। और सिलेंडरनेस रेशो अगर 120 से ज़्यादा हो जाता है तो हमने बताया था कि ऐसे कॉलम लंबे कॉलम कहलाते हैं। अब सिरों की स्थितियों के आधार पर अगर हम कॉलम को वर्गीकृत करें तो दोनों सिरे अगर कब्जेदार हों तो जो हमारे पास वास्तविक लेंथ होगी वो इक्विवेलेंट लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एल के बराबर होगी। ठीक है, दोनों सिरों पर बद्ध कॉलम, दोनों सिरे अगर कॉलम के बद्ध हों यानी कि फिक्स हों, तो जो एल की वैल्यू होगी वो L/2 के बराबर होगी। इन वैल्यू को ध्यान रखिएगा, एक नंबर में आपसे मालूम कर सकता है या फिर न्यूमेरिकल में आपके काम आ सकते हैं। अगर एक सिरा हिंज कहा गया है और दूसरा सिरा बद्ध कहा गया है, तो L की वैल्यू होगी वो क्या होगी, L/√2 के बराबर होगी। ठीक है, याद रखिए दोनों, यानी कि जो एक कॉलम का सिरा बद्ध है और दूसरा हिंज है, तो अब एक सिरा स्वतंत्र है और दूसरा सिरा क्या है, फिक्स है, तो जो हमारे पास L होगी वो 2L के बराबर होगी। ठीक है, इन वैल्यू को याद रखना है कि लंबाई कितनी के बराबर होगी, बस यही हमको ध्यान रखना है, यही आपसे मालूम भी करता है। ऑयलर का सूत्र क्या है? तो ऑयलर का सूत्र है, यह सूत्र केवल ऐसे कॉलम के लिए लागू होता है जिसकी लंबाई उनके व्यास के 30 गुने से अधिक होती है। ठीक है, तो ऑयलर का फॉर्मूला क्या है, PE = π² EI/L²। इसका हमने न्यूमेरिकल भी एक कराया है। जो PE जो है वो है बहकाव भार, और I जो है वो कॉलम की काट का न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण है, और E है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और जो L है वो है कॉलम की समतुल्य लंबाई। और यह लंबाई जो निकालते हैं, हमने अभी बताया कि कॉलम की स्थिति के आधार पर निकालते हैं। यानी कि न्यूमेरिकल में हमें किस तरह का कॉलम दिया हुआ है, उसके सिरे बद्ध हैं, पिंज यानी कि हिंज हैं, कैसे हैं, उनके आधार पर लंबाई को निकाल करके हम करेंगे। ठीक है, रैनकाइन सूत्र क्या होता है? तो रैनकाइन सूत्र का प्रयोग मध्यम कॉलम के लिए किया जाता है। और रैनकाइन सूत्र होता क्या है? यह होता है PR = PC/1/PC/PE। तो PC होता है सिग्मा C × A, और 1 + PC की वैल्यू, देखिए जो हमारे पास PC/PE की वैल्यू है वो हो जाएगी सिग्मा C × A और L² π² EI। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा सिग्मा C × A और 1 + हमारे पास आ जाएगा, जो देखिए जो हमारे पास होता है कि I को हम लिखते हैं AK² रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले से। अब यहाँ पर I जो सिग्मा C है वो सिग्मा C × A, ठीक, और PE जो है वो हो जाएगा हमारे पास π² EI/L²। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिग्मा C × C और 1 + सिग्मा C π² E और L/K का स्क्वायर, L और K को हम अलग कर लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम देखें कि जो A से A कैंसिल यहाँ पर ये हुआ है, A से A कैंसिल,
ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से इसको गायब किया है। तो सिग्मा सी अपॉन 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है, ए और एल अपॉन के का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है। तो सिग्मा सी अंतिम संपीड़न प्रतिबल है और ए क्या है, वो क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये था रैनकाइन। अब इसी के आधार पर देखिएगा बीटी यूपी 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक ठोस छड़ 3 मीटर लंबी तथा 50 mm व्यास की है, जो एक स्ट्रट की तरह प्रयोग की गई है तथा जिसमें दोनों सिरों पर कब्जेदार है, दोनों सिरों कब्जेदार हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, क्रिपलिंग भार निकालना है, यानी कि हमें जो है क्या निकालना है, क्रिपलिंग लोड, जो हमने बताया था पीई, ठीक है। तो पीई इक्वल टू क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई, और अपन क्या होता है एल, ठीक है, इसको एल स्क्वायर। चलिए, जो ई है वो हमारे पास है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए एल हमें दिया हुआ है 3 मीटर यानी कि 3000 mm, डी हमें दिया हुआ है 50 mm, और ई जो है वो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्योंकि स्ट्रट के दोनों सिरे कब्जेदार हैं तो इसकी समतुल्य लंबाई क्या हो जाएगी, एल इंटू एल। तो अगर दोनों सिरे कब्जेदार हैं तो एल इक्वल टू एल हो जाएगा, ठीक है। ये हमें इस तरीके से यूज़ करना होता है, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। कॉलम के वर्गीकृत के आधार पर, लंबाई के आधार पर, यानी कि जो कब्जेदार है या फिर उसके जो सिरे हैं उनके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उनको ध्यान से देखिएगा। कॉलम का सिरों के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, तो उससे हमें ये प्राप्त होती है। अगर आप डायरेक्ट रखेंगे जो दिया हुआ है वही, तो आपका वैल्यू जो है गलत आएगी। क्रिपलिंग भार का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ से हम पाई स्क्वायर और इंटू में ई की वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁵ इंटू आई की वैल्यू π/64 और डी का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल कितना है 3000, तो 3000 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 67.29 किलो न्यूटन आंसर आता है, ठीक है, यानी कि 67.29 किलो न्यूटन आंसर हमें मिल जाएगा क्रिपलिंग भार का, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक 100 mm व्यास तथा 3 मीटर लंबे स्तंभ के दोनों सिरे कब्जेदार निर्देशित हैं तथा तब ऑयलर सूत्र द्वारा इसके लिए व्याकुंचन भार ज्ञात कीजिए तथा इसका तनुता अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखो दो चीज़ें यहाँ से पूछा गया है और ये दिया हुआ है 20 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो व्यास दिया हुआ है 100 mm, लंबाई दी हुई है 3000 mm, तो L इंटू एल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिरे कब्जेदार हैं, दोनों सिरे क्या हैं, कब्जेदार हैं, तो L इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिपलिंग लोड का फिर से यानी कि जो हमारे पास PE है तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद हमें जो प्राप्त होता है 107.66 किलो न्यूटन, तो ये तो आ जाएगा क्रिपलिंग भार। तो इसी के साथ अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी हमें लिखनी है, टिप्पणी क्या लिखनी है कि ऊष्मीय प्रतिबल, सर्पण क्रिप की अवधारणा, ये हमें बताना है। तो देखिए ऊष्मीय प्रतिबल क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, तो आप ध्यान रखिए इसको, ये आपसे मालूम कर सकता है। यदि किसी धातु की छड़ को दोनों सिरों पर मजबूती से पकड़ दिया जाए और तब इसके तापमान में परिवर्तन किया जाए तो छड़ की लंबाई में परिवर्तन को रोकने के लिए जकड़न बल जो लगाया गया है, जो यानी कि जो बल लगाएगी जिसके कारण छड़ में प्रतिबल उत्पन्न होता है, ये प्रतिबल ही क्या कहलाता है, तापीय प्रतिबल होता है। तो तापीय प्रतिबल को लिखते हैं P से, और ये होता है हमारे पास CE। तो P इक्वल टू एट ATE, ठीक है, P इक्वल टू ATE होता है। और इस गुण के कारण कोई पदार्थ स्थिर प्रतिबल पर ही समय के साथ धीरे धीरे विकृत होता जाता है, यानी कि जो सर्पण क्रिप की अवधारणा है, तो यह गुण जो है इसके कारण पदार्थ स्थिर प्रतिबल पर ही समय के साथ धीरे धीरे विकृत होता जाता है और इस्पात में उच्च तापमान पर सर्कन होती है, ठीक है। तो यही जो होता है यही सर्पण क्रिप की अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आकार की पटल का जड़त्व आघूर्ण। तो बस ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार डायरेक्ट पूछ लिया गया था, तो इसलिए बस ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला किस तरीके से होता है। एक आयताकार पटल है जिसकी चौड़ाई जो है दी हुई है B, और जो उसकी जो D है वो है उसकी चौड़ाई, जो ऊंचाई, ठीक है, यानी कि D जो है वो चौड़ाई हो गई और B जो है इसकी लंबाई हो गई। तो x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, x अक्ष यानी कि बस क्यूब किसका करना है वो देखिएगा। अगर x अक्ष के पूछा गया है तो x अक्ष से जो भी लंबाई कट होगी उसी का क्यूब कर देंगे, यानी कि D
लंबाई कट हो रही है तो डी का क्यूब हो जाएगा बी डी क्यूब अपॉन 12। अगर वाई वाई एक्स से देखें तो वाई वाई एक्स से बी को कट किया जा रहा है तो डी बी क्यूब अपॉन 12 हो जाएगी। ठीक है, बस इसको ट्रिक को याद रखिएगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। त्रिभुजाकार पटल में क्या होता है कि मान लिया एक त्रिभुजाकार पटल है जिसकी चौड़ाई b तथा ऊंचाई कितनी है h है। चौड़ाई b है और ऊंचाई कितनी है h है। तो आधार AB के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा बी एच क्यूब अपॉन 12। तो आधार के कारण AB के कारण जो है इसका जड़त्व आघूर्ण बी एच क्यूब अपॉन 12 होगा। हमने क्या कहा था कि इससे कौन सी रेखा कट रही है, तो h को काटा जा रहा है तो इसीलिए h का क्यूब होगा। वृत्ताकार पटल यानी सर्कुलर लेमिना के लिए तो माना वृत्ताकार पटल जिसकी त्रिज्या r और x अक्ष और y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसका क्या होगा आइए देखते हैं। तो x और y पाई r की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। तो देखिएगा पाई d की पावर 4 अपॉन 64 इसको लिखते हैं। तो वृत्ताकार पटल का जो व्यास है वो d होना चाहिए। अर्धवृत्ताकार के लिए क्या होगा, तो मान लिया कि अर्धवृत्ताकार पटल है जिसकी त्रिज्या कितनी है r है। तो x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा आई एक्स एक्स इक्वल टू पाई डी की पावर 4 अपॉन 128 होता है, इसको याद रखिएगा। चौड़ाई ये चौथाई बोल सकते हैं या फिर हम बोलते हैं चतुर्थांश पटल, एक चौथाई या फिर चतुर्थांश पटल के लिए तो क्या होगा, जो त्रिज्या r है और व्यास हमारा d है तो आधार अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण इसका हो जाएगा आई एक्स एक्स पाई डी की पावर 4 अपॉन 256 होता है। दीर्घवृत्ताकार पटल के लिए करें यानी कि इलिप्टिकल लेमिना, तो माना एक दीर्घवृत्ताकार पटल की भुजा क्या है a एवं b है, a और b है। तो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा आई एक्स एक्स के परितः हो जाएगा पाई ए बी क्यूब अपॉन 4 और आई वाई वाई के अकॉर्डिंग हो जाएगा पाई बी ए क्यूब अपॉन 4। क्लियर, ठीक है। चलिए आयताकार क्षेत्र का आधार ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखिए न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो एक आयताकार क्षेत्र दिया हुआ है और इसके आधार पर, इसके ए बी के आधार पर जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आयताकार क्षेत्र का उसके गुरुत्व केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, देखिए हमें ए बी के परितः करना है तो कट कौन से हो रहे हैं 40, तो क्या हो जाएगा 25 गुना 40 क्यूब अपॉन 12। तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 333.33 सेंटीमीटर की पावर 4। इसीलिए आधार ए बी से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई ए बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर हो जाएगा। तो आई ए बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 53,333.33 सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आपके पास है प्रूफ रेजिलेंस तथा मॉडुलस रेजिलेंस को परिभाषित कीजिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस रेजिलेंस को परिभाषित कीजिए। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी पदार्थ की ऊर्जा में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न हुए जितनी अधिक विकृति उत्पन्न एकत्रित की जा सकती है, जितनी अधिक विकृति ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है तो उसे प्रमाण विकृति ऊर्जा या फिर प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। मॉडुलस रेजिलेंस की बात करें तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी पदार्थ के इकाई आयतन में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न किए जितनी अधिकतम विकृति ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं, विकृति ऊर्जा गुणांक कहते हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रूफ रेजिलेंस में दिया हुआ किसी पदार्थ की ऊर्जा में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न किए जितनी अधिक विकृति ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है, लेकिन इसमें दिया गया है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन पर, बस इतना अंतर है, इकाई आयतन में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न किए जितनी अधिकतम विकृति ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है। ठीक है, तो इकाई आयतन का अंतर है, ध्यान रखिएगा, दोनों सेम डेफिनेशन होती है। ठीक, तो पदार्थों के निम्न यांत्रिक गुणों को समझाइए। अब देखिए प्लास्टिसिटी और भ्रांति और स्टिफनेस को समझाना है। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होती है। प्लास्टिसिटी वह गुण है जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने से उसके आकार में बिना टूटे स्थायी परिवर्तन होता है, अर्थात बल हटाने पर पदार्थ जो है अपने प्रारंभिक रूप या आकार में पुनः वापस नहीं लौट पाता। तो प्रायः तापमान बढ़ाने पर, ठीक है, प्रायः तापमान बढ़ाने पर हम क्या देखते हैं कि इस गुण में वृद्धि होती है, जैसे शीशा, क्ले आदि में यह गुण पाया जाता है। भ्रांति क्या होती है, जब किसी पदार्थ पर परिवर्तनीय प्रतिबल कार्य करते हैं तो वह पदार्थ अपने पराभव प्रतिबल बिंदु से पहले असफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार की असफलता को ही क्या कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। अब स्टिफनेस की बात कर लेते हैं। तो प्रतिबल के प्रभाव में विरूपण का विरोध करने की किसी पदार्थ की योग्यता ही उसकी दृढ़ता कहलाती है और पदार्थ का प्रत्यास्थ गुणांक ही इसकी क्या होता है, माप होती है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास प्रतिबल विकृति वक्र। ये हमने सही तरीके से आपको समझा दिया है, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस ये देख लीजिएगा कि जो ये वक्र है ये किस पर डिपेंड करता है। देखिए नोट पॉइंट है, बिंदु एस पर लगे अधिकतम भार भंजक भार कहलाते हैं।
ठीक है। और R तथा S के बीच विस्तार के सुघट्टे परास प्लास्टिक रेंज कहलाती है और धातुओं की सुघट्टता ताप के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। पॉइजन रेशो, पार्श्व विकृति और पार्श्व विकृति एक दूसरे, और देखिए यहाँ पर पार्श्व विकृति है और अनुदैर्ध्य विकृति, हाँ पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति एक दूसरे के समानुपाती होती है, यही पॉइजन रेशो कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात ही एक नियतांक के बराबर होता है और वही नियतांक क्या कहलाता है, पॉइजन अनुपात कहलाता है। ठीक है, नोट पॉइंट में अगर हम देखें तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है और इसका सैद्धांतिक मान क्या होता है, अधिकतम 0.5 होता है और न्यूनतम होता है -1 होता है। ठीक है, -1 और 0.5 के बीच में ही इसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दाब एकांक क्षेत्रफल पर कार्य बल दाब कहलाता है। अगर हम मात्रक की बात करें तो फॉर्मूले से निकल कर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर होता है और यह एक अदिश राशि है। ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, बार होता है। नोट पॉइंट में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 बार = 10⁵ न्यूटन पर मीटर होता है और 1 पास्कल = 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कुछ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो आप करके ही जाइएगा, आपके मॉडल में, आपकी बुक में कहीं पर भी मिल जाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हमने ये किए नहीं है। देखें ध्यान से, ऐंठन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ऐंठन समीकरण को आपको यानी कि टॉर्जन इक्वेशन और बेंडिंग इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन और बेंडिंग इक्वेशन में से एक आपके एग्जाम में 100% रखा हुआ मिलेगा, तो इन दोनों को आप सही तरीके से करके जाइएगा। दोनों में से एक आपको मिल जाएगा 5 नंबर में, तो आपके 5 नंबर इन दोनों क्वेश्चन से होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इतना किया और यही था हमारे पास लास्ट। तो लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बता के जाना है कि एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने ही वाला है 5 नंबर में। तो अपने 5 नंबर इन दोनों क्वेश्चन को करके सेव कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये था सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, या हम बोल सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का एक मैराथन, संपूर्ण रिवीजन न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। यह मैराथन सिविल स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटेक्निक सिविल सेकेंड ईयर में हैं उनका होता है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। टोटल सब्जेक्ट को हमने कवर किया है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को कंप्लीट हमने कवर किया है। तो यहाँ पर हमारे द्वारा यह मैराथन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और हम आशा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा। अभी तक तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। यहाँ पर 2019, 2020, 2017, 2018 के सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है और जो आने वाली इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद हम आपसे यह आशा करते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को एक भी माइनस पॉइंट में नहीं जाने देंगे, यानी कि आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ करके आएंगे। सभी क्वेश्चन, पेपर के सभी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपने समझो कर लिए हैं। तो आप अपने पेपर की तैयारी एक वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं जो कि ये मैराथन आपको उपलब्ध हुई है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनको वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, स्टूडेंट्स, वीडियो को अगर आपने देखा है और आपकी अच्छी तरह के समझ में आया है, आपको वीडियो सही लगी हो और आप समझते हो कि हाँ इस वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत लगी है, तो हमारी मेहनत को देखते हुए और अपने लिए बेनिफिट्स को देखते हुए वीडियो को एक बार लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टूडेंट्स, हमारे लिए आपका लाइक, आपके कमेंट और आपका एक सब्सक्राइबर और आपका एक शेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह मैराथन कैसा लगा, इससे आपको बेनिफिट है या फिर हमें और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट मैराथन में।